ऑफ पॉवर्टी बाय जेफरी सैश। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कुछ लोगों को तो फायदा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। क्या कभी आप सोचते हैं कि दुनिया में इतना पैसा होने के बाद भी लोग गरीब क्यों हैं? क्यों कुछ लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा है और बहुत लोगों की पूरी जिंदगी ही गरीबी में खत्म हो जाती है? हद तो तब हो जाती है जब ये देखने को मिलता है कि ज्यादातर लोगों ने इस माइंडसेट को एक्सेप्ट कर लिया है। लोगों ने मान लिया है कि कुछ लोग गरीब रहने के लिए ही पैदा होते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते आए हैं तो इस किताब के चैप्टर्स आपकी सोच बदल देंगे। इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस गरीबी से मुक्ति पाई जा सकती है। तो चलिए फिर देर किस बात की, गरीबी से निकलने की शुरुआत करते हैं। इस समरी में आप ये भी जानेंगे कि क्या ग्लोबली गरीबी को मिटाया जा सकता है। भारत के बारे में दिलचस्प कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। आदम ने क्या खूब कहा है, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। जिन लोगों को मेट्रो शहरों के करोड़ों के फ्लैट से देश की गरीबी नहीं दिख रही है, उन्हें गांव की झोपड़ी में झांकना चाहिए। उन्हें पता चल जाएगा कि लोगों का राशन भी राजधानी की फाइलों में कैद हो गया है। सरकारी योजनाओं को गांव तक आने में कई साल लग जाते हैं। इस बारे में ऑथर कहते हैं कि जैसे जैसे आप दुनिया देखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि हर देश में गरीब और गरीबी मौजूद है। बस फर्क इतना है कि कहीं ज्यादा है और कहीं कम। अगर आप रिसर्च की रिपोर्ट में देखेंगे तो आप उदास हो जाएंगे। रिपोर्ट कहती है कि हर 5 सेकंड में एक बच्चे की मौत कुपोषण से होती है। यह आंकड़ा हर दिन 18,000 से ज्यादा बच्चों की मौत पर रुकता है। ये मौतें केवल और केवल कुपोषण की वजह से हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सोसाइटी के एक तबके के पास बहुत पैसा है। उनके पास इतना पैसा है कि जितने की उन्हें जरूरत भी नहीं है। वेल्थ को लेकर सोसाइटी में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? इसके ऊपर तो कई बार डिबेट हो चुकी है, लेकिन गरीबी को कैसे मिटाएं, इसका कोई ठोस रिजल्ट सामने नहीं आया है। गरीबी बहुत सी आर्थिक हालात का नतीजा है। इसीलिए गरीबी की समस्या को हल करने के लिए खुद गरीबी की कल्पना से परे जाना होगा। ये जानना काफी नहीं है कि कितने लोग गरीब हैं, बल्कि ये जानना जरूरी है कि गरीब लोग कितने गरीब हैं। भारत में सिर्फ 10% लोगों के पास देश की आधे से भी ज्यादा यानी 57% संपत्ति है, जबकि देश की आधी आबादी सिर्फ 13% संपत्ति पर गुजारा करने को मजबूर है। आपको बता दें कि सोसाइटी में अमीर और गरीब के बीच में हमेशा से इतनी लंबी खाई नहीं थी। आज से 200 साल पहले की सोसाइटी में लोग एक ही तरह की जिंदगी जिया करते थे, लेकिन फिर देश ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रास्ता अपनाया, जिससे दुनिया की कुछ आबादी को तो फायदा हुआ, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीने पर मजबूर हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ज्यादा फायदा वेस्टर्न कंट्रीज को हुआ है। इसका रिजल्ट सबके सामने है। जो देश वेस्टर्न हिस्से में नहीं आते हैं, वो आज भी गरीब देश कहलाते हैं। आज के समय में 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग इतने गरीब हैं कि वो दिन का 70 रुपया भी नहीं कमा पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कुछ देशों में इतनी गरीबी क्यों है? इस सवाल के जवाब में हमें आगे के चैप्टर्स की ओर बढ़ना होगा। कई गरीब देश गरीबी में फंसे हुए हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कई देशों को अमीर बनाया है, लेकिन अभी भी दुनिया में कई गरीब देश मौजूद हैं। ऐसा क्यों है? गरीबी का कोई एक कारण नहीं हो सकता। दुनिया भर के कई देश गरीबी के जाल में फंस चुके हैं। अब उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कई देशों की गरीबी की वजह से उनकी ज्योग्राफिकल पोजीशन भी है। कई देशों में मौसम इतना गर्म रहता है कि वहाँ की एग्रीकल्चर सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहाँ की सरकारें भी अलग अलग इश्यूज में फंसी हुई हैं। कई देशों की सरकार के लिए तो इकोनॉमिक ग्रोथ कोई मुद्दा ही नहीं है। इन देशों में गरीबी की एक मुख्य वजह एजुकेशन की कमी भी है। दुनिया के जिन देशों की अच्छी एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ की जनसंख्या भी कम है और गरीबी भी कम है। इसीलिए अब वक्त आ गया है डेवलपिंग नेशंस को अपनी एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर करना होगा।
किसी भी देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जरूरी है। असमानता यानी डिस्पैरिटी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अंतर आज उसी स्तर पर पहुंच चुका है जो 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ करता था। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की आधी गरीब आबादी के पास लगभग कुछ भी नहीं है। दुनिया की कुल आय में इस तबके का हिस्सा मात्र 2% है, जबकि दुनिया के 10% सबसे अमीर लोग 76% धन पर काबिज हैं। हम सभी ने सुना है कि पैसा बनाने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। ये बात किसी देश और जनता दोनों के ऊपर सटीक बैठती है। याद रखिए, किसी भी देश में वेल्थ तभी क्रिएट हो सकती है जब वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ महंगाई से अधिक हो, साथ ही साथ जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार भी कम रहे। किसी भी देश में अगर महंगाई और जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो वहाँ वेल्थ कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती है। गरीब और अमीर देश के बीच का फर्क वहाँ की इकोनॉमी से तय होता है। अमीर देशों की इकोनॉमी महंगाई से तेज बढ़ती है और वहाँ की आबादी बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी है, जिसकी वजह से वहाँ वेल्थ क्रिएट होता है। फिर उस देश की सरकार उसी वेल्थ को इंडस्ट्री के तौर पर इन्वेस्ट करती है, जिससे देश में रोजगार के मौके बनते हैं। गरीब देशों में ठीक इसका उल्टा होता है। वहाँ इकोनॉमी तो नहीं बढ़ती, लेकिन एक घर में 10-10 बच्चों की फौज जरूर तैयार की जाती है। याद रखिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जनसंख्या पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। समस्याओं की जड़ को खत्म करने की कोशिश करिए, नहीं तो वो दोबारा आ जाएगी। लोग गरीबी को खत्म करने के लिए जादू की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि इस समस्या का कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। यही वजह है कि हर देश के अंदर गरीबी अलग अलग कारणों की वजह से है। सभी की समस्या की जड़ में जाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम फिर से लौट कर आ जाएगी। इस बात को हम बोलिविया देश की कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। 1980 का दौर था। देश में महंगाई 24,000% बढ़ चुकी थी। डॉलर के मुकाबले पैसों लगातार गिर रहा था। ये अंतर मिलियन में पहुंच गया था। सरकार को ऐसा लगा कि ये संकट ऑनलाइन प्रोडक्शन से ज्यादा पैसे खर्च करने की वजह से हुआ था। उन्होंने तुरंत शॉक थेरेपी लागू की और बजट में भारी गिरावट की। अब वो ऑयल प्रोडक्शन में पैसे भी खर्च करना बंद कर दिए। इसका असर भी 10 दिनों के अंदर दिख गया। बोलिविया देश में महंगाई काबू में आने लगी और एक्सचेंज रेट भी सही हो गया। लेकिन कुछ सालों बाद ये देश एक बार फिर से आर्थिक संकट में था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इनकी समस्या देश की ज्योग्राफिकल लोकेशन से जुड़ी थी। बोलिविया देश जमीन से घिरा हुआ है। इन्हें जीविका चलाने के लिए नेचुरल रिसोर्स का एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। इन्होंने बजट में गिरावट लाकर तेल के प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी मुख्य कमाई बंद हो गई। इसीलिए देश को चलाने के लिए सही नीतियों को जानने वाली सरकार होनी चाहिए। गलत पॉलिसी का बुरा असर देश की जनता को भुगतना पड़ता है। चीन की कहानी इस चैप्टर की जुबानी। आज के समय में लोग चीन को सुपर पावर की तरह देखते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1970 के दौर में चीन भी एक गरीब देश हुआ करता था। वहाँ की ज्यादातर आबादी गरीबी की जिंदगी जी रही थी। लेकिन फिर सरकार बदली और चीन की सोच में भी बदलाव आया। उसने अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन का फायदा उठाया और उन्हीं पॉलिसीज की वजह से आज चीन दुनिया को नजरें दिखाता है। चीन अब न केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि वो अपने अतीत की उस ताकत की ओर बढ़ रहा है जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में दुनिया की अर्थव्यवस्था में उसका हिस्सा 30% के आसपास होता था। चीन को ताकतवर बनाने में 3 नेताओं का नाम लिया जाता है, माओ त्से-तुंग, डांग शाओपिंग और वर्तमान नेता शी जिनपिंग। एक नजर में चीन की ज्योग्राफिकल लोकेशन, जिसकी मदद से चीन गरीबी से बाहर आया। चीन के पास बड़ी कोस्टलाइन और बंदरगाह है, जिसकी वजह से गुड्स की ट्रेडिंग आसान हो जाती है। इन्हीं बंदरगाहों की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड के दरवाजे भी खुल जाते हैं। इन ट्रेड से इकोनॉमिक सरप्लस जनरेट हुआ था, जिसकी वजह से चीन गरीबी की जाल से बाहर आने में कामयाब हो सका। इसके अलावा चीन सरकार ने एग्रीकल्चर एरिया को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया था। इससे देश की इकोनॉमी और ज्यादा बेहतर होने लगी थी। एग्रीकल्चर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने के बाद प्रोडक्टिविटी में काफी उछाल देखने को मिला, जिसकी वजह से चीन की इकोनॉमी में ज्यादा बूस्ट आया था।
आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों ने चीन में इस बदलाव को अपनाया, लेकिन इसमें सिलसिलेवार तरीके से सफलता पाने के मामले में पोस्टर बॉय चीन ही बना। भारत ने अपना बाजार खोलकर और शिक्षा में इन्वेस्ट करके गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। सही स्ट्रेटेजी की मदद से कैसे आप गरीबी से बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं, इसका बड़ा उदाहरण भारत है। लेकिन उसको समझने से पहले हम एक नजर इतिहास पर डाल लेते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान से ही ब्रिटिशर्स ने भारतीय नेचुरल रिसोर्सेज को काफी नुकसान पहुंचाया था। ब्रिटिश जो व्यापारियों के रूप में आए थे और शासक और प्रशासक बन गए थे, ने देश की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाया था। 1947 में आजादी के बाद भी भारत की इकोनॉमी में कुछ खास सुधार नहीं आए थे, लेकिन इसके पीछे की वजह इतिहासकार उस दौर के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को बताते हैं। वर्ष 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसका मुख्य कारण कृषि को लेकर शासन की कमजोर नीतियां थीं। वर्ष 1960 के मध्य में स्थिति और भी दयनीय हो गई, जब पूरे देश में अकाल की स्थिति बनने लगी। लेकिन उसके बाद सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जिसे हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए सरकार नई फसलों को लोगों से रूबरू कराया। इसी के साथ टेक्नोलॉजी के उपयोग से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से इंडिया में पहली बार फूड सरप्लस बढ़ा, जिससे भारत की इकोनॉमी को बड़ी तेजी से बूम मिला। फिर 1990 का दौर आया। भारत ने ऐसी ग्रोथ देखी जिससे वो विकासशील देशों के बीच सबसे तेज रफ्तार से विकसित होने की तरफ भागने लगा। धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने अपने ऑफिस भारत में स्थापित किए, जिससे यहाँ के सर्विस सेक्टर को भी ग्रोथ मिली। इन सभी के अलावा भारतीय सरकार ने एजुकेशन में काफी इन्वेस्ट किया। यहाँ IIT और IIM जैसे संस्थानों की नींव डाली गई, जिससे भारत की इकोनॉमी को बढ़ने में काफी मदद मिली। भारत में नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिससे यहाँ के युवाओं के अंदर पढ़ने की ललक जगने लगी। अभी भारत को बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन तब भी इस देश ने दुनिया को दिखा दिया है कि एजुकेशन के दम पर देश के हालात को सुधारा जा सकता है। क्या अफ्रीका से गरीबी को खत्म किया जा सकता है? अफ्रीकी लोग कई सदियों से गरीबी में जी रहे हैं। अफ्रीका को डेवलपमेंट राशि भी प्रदान की जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ डेवलपमेंट के नाम पर शून्य ही नजर आता है। इस बारे में ब्रिटेन के थिंक टैंक का कहना है कि 1990 के बाद दुनिया में आधी गरीबी हो गई थी और 2025 तक ये समस्या सिर्फ अफ्रीका और कुछ संकटग्रस्त देशों तक ही सीमित रह जाएगी। ये बात कितनी सच होगी ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ये बात जरूर सच है कि अफ्रीका गरीबी से जूझ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अफ्रीका गरीबी से मुक्त हो सकता है अगर वहाँ की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ डेवलपमेंट राशि बढ़ा दी जाए, तो धीरे धीरे ही सही कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ सकते हैं। इसी के साथ वहाँ की अथॉरिटी को पता करना होगा कि कहाँ पर पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन जगहों को पहले मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी अफ्रीका के साथ दिक्कत ये आ रही है कि उसे विदेशी सहायता कम मिल रही है। रिपोर्ट के हिसाब से सालाना प्रति व्यक्ति केवल $30 दिए जा रहे हैं। इस हिसाब से वहाँ की गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। अगर गरीबी को हराना है तो विश्व को अफ्रीका की तरफ अपने नजरिए को बदलना होगा। सालाना प्रति व्यक्ति जो $30 दिए जाते हैं, उसमें भी कई कटौतियाँ होती हैं, जिसके बाद प्रति व्यक्ति $12 ही बचता है। इस तरह की डेवलपमेंट राशि से क्या ही विकसित होगा? लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सरप्लस की जरूरत है, जिसके लिए ज्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। उस फंडिंग की मदद से अफ्रीका में भी टेक्नोलॉजी के यूज से खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे वहाँ की इकोनॉमी को बूम मिलेगा। बिना सरप्लस के अफ्रीका की गरीबी को मिटा पाना मुश्किल है। इसका मतलब साफ है कि अफ्रीका की गरीबी को मिटाने के लिए पहला कदम इंटरनेशनल फंडिंग ही है। पूरे विश्व से गरीबी को मिटाने के लिए अमीर देशों को आगे आना होगा। अब तक आपको पता चल चुका है कि डेवलपमेंट राशि से गरीबी को खत्म किया जा सकता है, लेकिन बस वही काफी नहीं है। इसके लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी बीच में आना होगा। सबसे पहले तो गरीब देशों के कर्जों को कई साल के लिए रद्द करना होगा, क्योंकि ये ऐसे कर्ज हैं जिनमें वो डूबकर मर रहे हैं। इसके अलावा फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि कोई भी देश गरीबी से बाहर एक्सपोर्ट ट्रेड के दम पर ही आ सकता है।
इसके अलावा डेवलपिंग देशों की अनुमति देनी होगी कि वो अपना सामान वेस्टर्न देशों में एक्सपोर्ट कर सके। उनसे उनकी आय में गजब का उछाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स जैसी बड़ी शक्तियों को आगे आकर एग्रीकल्चर कस्टम ड्यूटी को बहुत कम करना होगा। दुनिया से गरीबी को हराने के लिए बड़े और मजबूत देशों को आगे आना ही होगा। सभी देशों को याद रखना चाहिए कि एकता में ही अनेकता का वास होता है, इसीलिए सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब दुनिया साथ में आकर कई बीमारियों से जंग जीत सकती है तो गरीबी भी एक तरह की बीमारी ही है। ये बीमारी पूरे के पूरे देश को खत्म कर सकती है। इसके कई हालिया उदाहरण भी आपको देखने और सुनने को मिल जाएंगे। इसीलिए अब समय आ गया है कि गरीबी को बीमारी स्वीकार करना शुरू कर दीजिए। इसे मिटाने के लिए जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, आपको उतनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इन सभी के साथ अमीर देशों को साथ में आकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी पॉलिसी बनानी चाहिए। उन्हें इस पॉलिसी की मदद से अफ्रीका जैसे गरीब देशों में ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि 2025 तक दुनिया भर में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों की संख्या घटकर 60 करोड़ हो जाएगी। इनमें से ज्यादातर लोग नाइजीरिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे संकटग्रस्त देशों में रहेंगे। रिपोर्ट कहती है कि क्लाइमेट चेंज और बिजनेस टेक्निक से जुड़े मुद्दों पर प्रोग्रेस करना जरूरी है, वरना इनकी वजह से बेघर होने वाले लोग और उनकी समस्याओं पर अधिक से अधिक रकम खर्च करनी होगी, जिसे जुटाना दुनिया के लिए एक मुश्किल चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए जल्द से जल्द ताकतवर देशों को आगे आना होगा। अगर वो आगे आ जाएं और सही स्ट्रेटेजी से काम करें तो दुनिया से गरीबी नामक बीमारी को भगाया जा सकता है।